Hello students, I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. Welcome back to the class of Pharmaceutical Chemistry 2. Today we are going to start your next chapter, that is non-steroidal anti-inflammatory agents. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स कौन से होते हैं, किसके लिए काम आते हैं, कौन कौन से ड्रग्स होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, वो हम आज इस चैप्टर में देखेंगे. द ड्रग्स दैट इनहिबिट और रिड्यूस इन्फ्लेमेशन एंड गिव रिलीफ ऑफ पेन in arthritis and rheumatic diseases are called as anti-inflammatory agents. जो ड्रग्स हमारे पेन होता है आर्थरिटीज़ या रूमेटिक डिजीज़ में, या इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसको रोकते हैं, उसको कम करते हैं, उनको कहते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट्स. इन्फ्लामेशन क्या होता है, किसी भी पार्ट बॉडी पार्ट में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, लाइक जैसे कोई इंजरी हो गई, हमें चोट लग गई तो स्वेलिंग आ जाती है, वहाँ पे पेन होने लग जाता है, रेडनेस तो आती है, हमने देखा है नॉर्मली है. जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है, किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ जाए किसी इंजरी की वजह से, कोई कई बार कुछ हम काम ही ऐसा कर रहे थे कि काम करते करते हमारे जॉइंट पेन में स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, हॉट सेंसेशन होती है ना, गर्म गर्म सा फील होता है कि कहना है कि सेक निकल रहा है जिमें, उदा हॉट सी फीलिंग आती है ना, तो उसे बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन. मोस्टली इन्फ्लामेशन के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइड इंजेक्शन भी दिए जाते हैं को रिड्यूस करने के लिए. तो उस चीज़ को कम करने के लिए, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. गिव द रिलीफ ऑफ पेन इन आर्थरिटीज़ एंड रूमेटिक डिजीजेज. मोस्टली हम कहाँ पे मानते हैं कि पेन निसेट्स को किसके लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया, आर्थरिटीज़ और रूमेटिक डिजीज. आर्थरिटीज़ जॉइंट पेन हो गया, जॉइंट से जो हमारे होते हैं एल्बो, नीज, जॉइंट पेन हो गए. रूमेटिक डिजीज लाइक जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू में जो बोन्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि रूमेटिक फीवर, रूमेटिक डिजीज जैसे कि रूमेटिक फीवर हो गया, रूमेटेड आर्थरिटीज हो गया, ठीक है, ऑस्टियो आर्थरिटीज हो गया, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ये डिजीजेज आ जाती हैं. तो इनको रोकने के लिए जो ड्रग्स हमने यूज़ किए हैं वो है एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. रूमेटिक फीवर में जैसे कि स्वेलिंग होती है, मोस्टली आ जाती है हमें हार्ट, ब्लड वेसल्स, जॉइंट्स में. थ्रोट इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया से होता है, कि बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, जिससे हमें थ्रोट इन्फेक्शन होता है. तो वहाँ उस इन्फेक्शन से जो हमें फीवर होता है उसे स्कारलेट फीवर बोलते हैं, तो उस फॉर्म को बोलते हैं रूमेटिक फीवर. तो वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन होती है इस बैक्टीरिया की वजह से, इसको कम करने के लिए हम नसेड्स यूज़ करते हैं, ठीक है. तो जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है, द ड्रग्स दैट इनहिबिट और रिड्यूस द इन्फ्लेमेशन एंड गिव रिलीफ ऑफ पेन इन आर्थरिटीज एंड रूमेटिक डिजीजेज आर कॉल्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स. रूमेटॉइड आर्थरिटीज, rheumatic fever, osteoarthritis, ankylosing spondylitis, etc. are the disease or elements where the connective tissue are damaged. यहाँ पे connective tissue damage हो जाते हैं and are affected, ठीक है, वो connective tissue affect होते हैं, inflammation वहाँ पे होती है. The anti-inflammatory agents leave in these conditions. तो anti-inflammatory इन ऐसी conditions में दिया जाता है जहाँ पे हमें इन सभी conditions से relief मिल सके. ऑस्टियोआर्थराइटिस जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है, ये एक टाइप आर्थराइटिस की टाइप है, ठीक है. ये मोस्टली जो हमारे फ्लेक्सिबल बोन्स होते हैं ना, जैसे कि ये हो गया हमारी कलाई, ठीक है, एल्बो, जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज होते हैं लाइक कार्टिलेज, वहाँ पे होता है, ठीक है. तो मोस्टली इन सीरीज में हम कौन से यूज़ कर सकते हैं, लाइक जैसे एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, नाप्रोक्सन, सोडियम, डाइक्लोफेनेक, ये ड्रग्स यूज़ करते हैं हम. ये इसके एग्जांपल्स, कॉमन एग्जांपल्स है जो हम यूज़ करते हैं इन्फ्लेमेशन के लिए. तो आगे लिखा है कि मैकेनिज्म कौन से इसके, मैनी मैकेनिज्म हैव बीन पोस्टुलेटेड फॉर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन. देयर आर, फर्स्ट लिखा है टिश्यू डैमेज विच इनिशिएट इन वस्कुलर परमेबिलिटी रिजल्टिंग इन ओडीमा एंड स्वेलिंग. जब टिश्यू डैमेज होता है, मतलब इन्फ्लेमेशन कैसे होती है,
इसका मैकेनिज्म है, ना कि इसको रोकने का भी। तो टिश्यू डैमेज हो जाता है, कोई भी काम या कुछ भी करते हैं, ठीक है, कैसे भी, या कोई इंजरी हो गई, टिश्यू डैमेज हो गया, तो वहाँ पे में उस पार्ट में ऑडिमा मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, तो ऑडिमा तो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है अंदर, या फिर स्वेलिंग आ जाती है। दूसरा आ गया सेलुलर इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड मैक्रोफेजेस फ्रॉम कैपिलरीज इन द टिश्यू स्पेसिस। इसका मतलब है कि जो सेल्स होते हैं हमारे, वो अपनी ओरिजिन वाली साइड से, जहाँ से वो सेल्स बने हैं, वहाँ से हट के माइग्रेट होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, ठीक है। तो अनयूजुअल ग्रोथ होती है सेल्स की, अपनी ओरिजिन ही मेन जगह से हिल के दूसरी जगह पे चले गए, वहाँ पे जाके रेप्लिकेट हो रहे हैं और बन रहे हैं और ज़्यादा बन रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है, टिश्यूज़ में या ऑर्गन में। उस स्टेज को कहते थे कि सेलुलर इनफिल्ट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स एंड मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो वहाँ पे जब एक्सेस में वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली तो उनका साइड इफेक्ट होगा, रिजल्ट उसका गलत होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। थर्ड है इस सेल इन ए कनेक्टिव टिश्यू विच प्रोड्यूस कोलेजन एंड अदर फाइबर्स, फाइब्रोब्लास्ट कुछ भी है, सिंथेसिस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स लाइक फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन फाइबर्स एक्सेट्रा। मतलब भी फाइबर्स होते हैं उनका बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना, कोलाज बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं फाइबर्स, तो इन्फ्लेमेशन होती है। तो ये था मैकेनिज्म इन्फ्लेमेशन का। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इनहिबिट कैसे किए जाते हैं। तो मेन काम क्या है इसका इनहिबिट करने का, प्रोस्टाग्लैंडिन की जो बायोसिंथेसिस है उसको रोकना होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस को रोकने के लिए किसका रोकना ज़रूरी है, हमारे अंदर एक जो एंजाइम होता है साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम होता है, उसके एक्शन को रोकना होता है। अगर उसका एक्शन रोकेंगे तो प्रोस्टाग्लैंडिन बायोसिंथेसिस की को रोक पाएंगे। अगर वो रुक जाएगा तो आगे की जो इन्फ्लेमेशन होनी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। मोस्ट रिसेप्टर मैकेनिज्म कहा बताया उन्होंने, इनहिबिशन ऑफ prostaglandin biosynthesis. Prostaglandin are a group of cyclopentane derivative derived from arachidonic acid. Biosynthesis of prostaglandin is catalyzed by microsomal enzymes present in humans, that is cyclooxygenase, and this is inhibited by anti-inflammatory drugs। और ये anti-inflammatory drugs जो भी हम यूज़ करेंगे लाइक ibuprofen, एस्प्रिन, कुछ भी है, ठीक है। हाँ, और कौन सी ड्रग है, नेप्रोक्सिन, सोडियम डाइक्लोफेनाक, वो इसको साइक्लोऑक्सीजन ऑक्सीजनेज एंजाइम को, उसके एक्शन को रोकेंगे। नेक्स्ट आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स। मेनली 2 डिफरेंट टाइप्स होती हैं ड्रग्स की जो हम एज इन्फ्लेमेटरी यूज़ कर सकते हैं। रिलेटेड मेन किससे रिलेटेड है, एक तो पेन से और दूसरा फीवर से। एक कैटेगरी है, 1 कैटेगरी ऑफ ड्रग कंप्राइज फ्रॉम स्टीरॉयड की कैटेगरी से आ गया, विच प्रोवाइड इमेंस रिलीफ, मतलब बहुत ही अच्छे से बढ़िया से ग्रेट अमाउंट में रिलीफ मिलता है। These steroids are very active and potent. These steroids bring undesirable steroidal effects, मतलब लेकिन ये जो स्टीरॉयड लेते हैं तो ये हम सबको पता है कि स्टीरॉयड्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट इनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो दूसरी कैटेगरी कौन सी आ गई, नॉन स्टीरॉयडल, जो हम इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए यूज़ करते हैं। उनका लिखा है विच आर इक्वली पोटेंट स्टीरॉयडल ड्रग्स एंड येट आर डिवॉइड ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ स्टीरॉयड थेरेपी। उनका जो एक्शन है, उसकी जो पावर है, वो स्टीरॉयडल ड्रग की जितनी ही है, बट उनके साइड इफेक्ट्स नहीं है जैसे कि स्टीरॉयड थेरेपी की हैं। दीज एजेंट्स हैव एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक एक्शन ऑल्सो। इन एजेंट्स ये निसेट्स जो हैं एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, दस बिकम यूजफुल इन रिलीविंग पेन एंड बॉडी फीवर। Large number of anti-inflammatory drugs, non-steroidal, differ considerably in their chemical structure. अपने chemical structure में different है. They can be classified into following: salicylates, for example, aspirin, aspirin salt, salicylamide; pyrazolidine, for example, phenylbutazone, oxyphenylbutazone; anthralinic acid derivatives, mefenamic acid; aryl and heteroaryl acid derivatives, for example, ibuprofen, naproxen, indomethacin, and miscellaneous drugs कौन सी आ गई, जैसे कि प्रोक्सीसन। फर्स्ट है सैलिसिलेट्स, तो सैलिसिलेट्स लिख देते हैं। कंपाउंड्स बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी कौन कौन से आ जाते हैं इस कैटेगरी में, एस्पिरिन, जो मैं सबसे पहले हम बोल ही रहे हैं, एस्पिरिन, सोडियम सैलिसिलेट्स, मिथाइल सैलिसिलेट्स, ठीक है, इसके अंदर आ जाता है। तो ये हम पहले एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं।
यहाँ पे इन्होंने बताया कि एस्पिरिन हैज़ अ यूरिक प्रॉपर्टी, एस्पिरिन की यूरिक प्रॉपर्टी भी है, यूज इन द कॉम्बिनेशन विद पैरासीटामोल एंड कोडीन। यूरिक एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जिसमें जब हमारे अंदर यूरिक एसिड, यूरिन में यूरिक एसिड की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, तो उसको डिक्रीज़ करने के लिए, उसकी ब्लड प्लाज्मा में यूरिक एसिड की कंसनट्रेशन को हम डिक्रीज़ करने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि उस ड्रग को कह सकते हैं कि इसकी यूरिक प्रॉपर्टी है। वो ड्रग यूरिक एसिड को डिप्रेस करता है। तो एस्पिरिन को इसलिए कहा गया क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में दी जाती है पैरासीटामोल कोडीन, ताकि वो यूरिक एसिड को कंप्रेस कर सके, डिक्रीज कर सके, ठीक है। यूरिक एसिड इसका मतलब है कि यूरिक एसिड की जो अमाउंट कंसनट्रेशन इंक्रीज हुई है ब्लड प्लाज्मा में, उसको डिक्रीज करना है। तो यूजफुल इन एक्यूट एंड क्रॉनिक रूमेटिक फीवर, आल्सो इन गॉट इसकी यूजेस है एस्पिरिन के, कि ये रूमेटिक फीवर में भी दिया जाता है, गॉट में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम बायोकार्बोनेट, आल्सो गिवन अलॉन्ग विद सोडियम सैलिसिलेट एज एन ऑइंटमेंट और लिनिएंट फॉर्म में दिया जाता है। इन रिलीविंग methyl salicylate is normally applied in the form of an ointment in relieving pain due to lumbago, बैक में लिया जाता है एंड रूमेटिक कंडीशंस में। फर्स्ट सैलिसिलेट्स में जो ड्रग है सैलिसिलेट, इसकी स्ट्रक्चर देख लेना, प्रॉपर्टीज वही जैसे कि हम प्रीवियस चैप्टर्स में करते आ रहे हैं। वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, स्लाइटली soluble in water, more in alcohol. It is given in the capsules in 300 mg, 1 gram dose. It has anti-inflammatory analgesic action. Next Benoralite, white crystalline powder, odorless, insoluble in water, sparingly soluble in alcohol. Drug is given in oral suspension or in tablet form और ठीक है। इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी है और एनाल्जेसिक भी है। नेक्स्ट आ गया डाइफेनिज़ोल, वाइट पाउडर है, इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल वाटर में है, सॉल्युबल अल्कोहल में है। इसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है लाइट से, इसलिए एयरटाइट कंटेनर्स में रखना पड़ता है। गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, ठीक है, वही एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक एक्शन है। नेक्स्ट आ गया मिथाइल सैलिसिलेट, वही colorless yellowish liquid with characteristics odor, slightly soluble in water, alcohol, hydrolyzed by alkali to methanol and salicylic acid, commonly used for revivification action in ointments, lotions and cream, useful in neuralgia or rheumatism. तो नेक्स्ट है हमारे पास पायराजोलिडीन डायोन्स। दिस क्लास इंक्लूड्स फेनाइलब्यूटाजोन, ऑक्सीफेनब्यूटाजोन, सल्फीनापायराजोन एट्सेट्रा। ये हम लोगों ने एनाल्जेसिक और एंटी पायरेटिक्स के चैप्टर में डिस्कस कर लिया है, तो आप वहाँ से इसके नोट्स ले लेना। फेनाइलब्यूटाजोन इज अ पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, it is a marked sodium retention property and mild uric acid, more toxic and compared to other agents. Sulfine-pyrazone has enhanced uric activity and potent against gout. Anthralinic acid derivatives. Chemically, anthralinic acid is O-aminobenzoic acid. When a substituted phenyl nucleus is attached to the nitrogen of anthralinic acid, the compound exhibit anti-inflammatory activity. The important compounds of this class are given below. पहले है हमारे पास मैफेनिक एसिड, प्रॉपर्टीज देख लो, वाइट टू ग्रेइश वाइट पाउडर, इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ओके, स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर्स, ठीक है। यूजुअल डोज का है 1.5 ग्राम इन डिवाइडेड डोजेज। नेक्स्ट है फ्लूनेमिक एसिड, pale yellowish crystalline powder, odorless, insoluble in water but highly soluble in alcohol and chloroform, 1.6 times more potent than phenylbutazone, given in the form of capsules, 600 mg dose है इसकी, daily divided doses होती हैं, less effective than prednisone but comparable to aspirin in treatment of rheumatoid arthritis. It is more active than mefenic acid, no longer official in BP. नेक्स्ट है अंडर एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, डिक्लोफेनाक एंड डिक्लोफेनाक सोडियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट एंड मतलब बहुत पावरफुल है एंड पॉपुलर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, नॉट येट ऑफिशियली इन आईपी और बीपी। नेक्स्ट आ गए अराइल डेरिवेटिव्स आ गए हैं,
Aryl and heteroaryl acid derivatives. Various compounds have been developed from aryl acetic acid and aryl propionic acid, naphthyl acetic acid, indole acetic acid, etc. These have low prominent anti-inflammatory analgesic action. These compounds are extensively used in variety of rheumatoid and other conditions. पहला जो एक्सप्लेन कंपाउंड है ibuprofen. ये तो हमने बहुत पढ़ लिया, चलो एक बार फिर से देख लेते हैं. वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, characteristics order insoluble in water, highly soluble in alcohol, ether and chloroform. It is also soluble in solutions of alkali, hydroxides and carbonides. It is used as an analgesic anti-inflammatory agent in the form of tablet, usual dose 600 to 1200 mg daily in divided doses. फिर आ गया florbiprofen, similar to as ibuprofen, crystalline powder, insoluble in वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल, सेम है, टैबलेट की फॉर्म में दिया जाता है, सेम ही एक्शन है, सिमिलर, मोर पोटेंट देन ibuprofen. नेक्स्ट है फेनोप्रोफेन कैल्शियम. इस ये भी वैसे ही कलरलेस पाउडर, स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, क्लोरोफॉर्म और इन अल्कोहल सॉल्युबल है, ऑरली एक्टिव है, गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स 600 mg डोज, गिवन इन used in osteoarthritis and rheumatoid arthritis. Ketoprofen, almost white powder, insoluble in water but soluble in alcohol. Drug is generally given in the capsule form for anti-inflammatory analgesic action. Next is naproxen, most white crystalline powder, practically insoluble in water, soluble in alcohol, chloroform and ether. गिवन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, यूजुअल डोज की 250 to 1000 mg जो है फिक्स है, डिवाइडेड डोजेज है, मेनली गिवन इन रूमेटॉइड एंड गाउटी आर्थराइटिस. नेक्स्ट आ गया इंडोमेथाजिन. इंडोमेथाजिन की प्रॉपर्टीज हैं वाइट टू वाइटिश येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर, insoluble in water, soluble in alcohol, chloroform and ether. It should be protected from light. It shows excellent effects in gout, arthritis and osteoarthritis. It is less effective in rheumatoid arthritis. Used in the form of capsules and the usual dose is 70 to 150 mg daily in divided doses. Next हमारे पास है Sulindac BP. Drug is white crystalline, odorless powder, sparingly water soluble but soluble in chloroform, given in the form of tablets. डोज इसकी 150 to 200 mg 2 times a day, used in rheumatoid arthritis, osteoarthritis and ankylosing spondylitis. लास्ट मिसलिनियस ड्रग्स में आ जाता है पायरोक्सिकैम, न्यू कैटेगरी ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेस इनहिबिटर, ड्रग इफेक्टिव इन 10 to 13 mg dose once a day and given in the form of tablets in capsules. It is superior to indomethacin and ibuprofen. Number of anti-malarial drugs like chloroquine, hydroxychloroquine, etc. were considered useful in the treatment of rheumatoid arthritis. They were given in 250 mg dose in the long period of treatment in arthritis. These anti-malarial are not used because of their toxic effects. तो ये थी हमारी मिसलिनियस ड्रग्स. यहाँ का चैप्टर जो हमारा आज ख़त्म होता है. थैंक यू. मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में.